वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखें। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। आपने इस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को देखा, जो कि मुकेश अंबानी के मुंबई वाले घर यानी कि एंटीला को वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड ऑफ तमिलनाडु ने इसी साल तमिलनाडु का एक गांव है तिरुचेंतुरई, उस गांव को वक्फ प्रॉपर्टी बताया है। पर हैरानी की बात यह है कि इस गांव में 95% हिंदू निवास करते हैं और यहाँ 1300 साल पुराना एक शिव का मंदिर भी है जो वक्फ के प्रॉपर्टी के अंदर आया हुआ है। तो क्या इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री में जहाँ सिख, हिंदू, जैन, पारसी और मुस्लिम सभी धर्म के लोग हैं, वहाँ सिर्फ मुस्लिमों के लिए एक स्पेशल बोर्ड या कानून क्यों बनाया गया? और अगर पुराने हालातों को देखकर बनाया भी गया तो क्या आज इसकी ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। दोस्तों, क्या होगा जब आप अपनी ज़मीन को बेचना चाहें और आपको पता लगे कि ज़मीन के मालिक आप है ही नहीं, चाहे आप उस ज़मीन पर पीढ़ियों से रह रहे हों? कुछ ऐसा ही मामला तमिलनाडु में देखने को मिला। कुछ समय पहले तमिलनाडु के गांव तिरुचेंतुरई में वहाँ के एक किसान है जिनका नाम है राजगोपाल। उन्होंने अपने कर्ज को ख़त्म करने के लिए ज़मीन बेचना चाहिए। अब ज़मीन बेचने के लिए वो जब रजिस्ट्रार ऑफिस गए तब वहाँ उन्हें वक्फ बोर्ड ऑफ तमिलनाडु से नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट यानी कि NOC लाने के लिए कहा गया, क्योंकि ये ज़मीन वक्फ की थी। जब वे वक्फ बोर्ड ऑफ तमिलनाडु गए तो उन्हें कहा गया कि वे इस ज़मीन को नहीं बेच सकते क्योंकि ये ज़मीन वक्फ है। राजगोपाल ने जब वकीलों से और पुलिस वालों से बात की तो उन्हें पता लगा कि ये पूरा गांव ही वक्फ है। वक्फ का कहना है कि ये ज़मीन उन्हें 1956 में वक्फ की गई थी। वक्फ यानी अल्लाह को भेंट की गई प्रॉपर्टी जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। अब अल्लाह तो प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए आएंगे नहीं, तो इसीलिए उन्हें संभालने के लिए देशों में बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर में आते हैं और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि वैधानिक निकाय है, जिसे लोकसभा में एक बिल पास करके बनाया गया था। इसका गठन 1964 में वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 के तहत बनाया गया था। इसके पीछे मकसद था भारत में इस्लामिक इमारतें, संस्थान, ज़मीनों की सही रखरखाव और इस्तेमाल को देखना। आइए समझते हैं कि वक्फ की हिस्ट्री क्या है। वक्फ पैगंबर हज़रत मोहम्मद के ज़माने से शुरू हुआ। उनका कहना था, अपनी जायदाद को इस तरह खैरात करो कि न वो बेची जा सके, ना ही दी जा सके और न ही उसका कोई वारिस हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों के फ़ायदे के लिए हो। माना जाता है कि पहली बार सहाबा हज़रत उमर ने अपनी ज़मीन वक्फ की थी। अगर हम बात करें भारत में वक्फ के इतिहास की, तो ये शुरू हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय से, यानी 1320 में। उन्होंने मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल खोले थे। तब लोगों ने अपनी संपत्ति वक्फ की थी ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके। और इसी तरह जब शेरशाह सूरी का शासन था, उस समय जब लोगों ने शेरशाह सूरी के शासन में गए और उनसे कहा कि आप हमें मस्जिद के लिए कुछ ज़मीन दीजिए या फिर कुछ पैसे दीजिए, तो उस समय शेरशाह सूरी ने भी लोगों को अपनी खुद की ज़मीन वक्फ करने को कहा था मस्जिद और कब्रगाह के लिए। अंग्रेज़ों के दौर में भी मुसलमानों ने अपनी ज़मीन वक्फ करनी नहीं छोड़ी थी। आपको आज कई कांग्रेस पार्टी के कार्यालय वक्फ की प्रॉपर्टी पर देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस का कार्यालय, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों के समय से ही है और वो लोगों की भलाई के लिए उस वक्त काम कर रही थी, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर उन्हें कार्यालय बनाने की परमिशन मिली हुई थी।
वक्फ के लिखित तौर पर अगर हम एविडेंस देखें तो हमें 1810 से इसके एविडेंस लिखे हुए मिलना शुरू होते हैं। इससे पहले वक्फ की निगरानी सरकार द्वारा नियुक्त काजी द्वारा की जाती थी। सन 1818 में एक लॉ लाया गया जिसके तहत अब वक्फ की निगरानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ कमिश्नर को दे दी गई, जो कि कंपनी के अधीन में आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में आते थे। फिर 1863 में इन लोगों को कैंसिल कर दिया गया और वक्फ प्रॉपर्टी को मतवल्लियों को सौंप दिया गया। मतवल्लिया वो इंसान होता है जो उस प्रॉपर्टी में ही रहकर उस प्रॉपर्टी को सुपरवाइज करता है, इसे हम मतवल्लिया कहते हैं। पर 1890 में इन सभी कानूनों को रद्द कर दिया गया और इन वक्फ को ट्रस्ट घोषित कर दिया गया ताकि अंग्रेज इन जमीनों को हड़प सकें। इस कानून के बाद कई सालों बाद मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में पारित हुआ। इसके बाद लगातार वक्फ एक्ट में कई संशोधन हुए। भारतीय संविधान बनने के समय संविधान सभा में भी इस एक्ट को लेकर चर्चा हुई थी और वक्फ काउंसिल एक्ट 1954 को संविधान में जोड़ा गया। और इसी के साथ भारत में जितने भी मस्जिद, कब्रगाह और जितने भी ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो मुस्लिम से रिलेटेड हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी में आ गए। वक्फ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा लीड किया जाता है और इसके चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी होते हैं। इसके साथ ही राज्यों में वक्फ बोर्ड होते हैं जो अपनी रिपोर्ट वक्फ काउंसिल को देते हैं। वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वे कमिश्नर, लोकल इन्वेस्टिगेटर और सर्वेयर होते हैं जो समय समय पर वक्फ की प्रॉपर्टी की निगरानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं मेंबर्स की ज़रूरत होती है, इनसे भी कई ज़्यादा इनका स्टाफ होता है जो सारी प्रॉपर्टीज़ को नज़र में रखता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए वक्फ पर कब्जा है या आपकी ज़मीन पर कब्जा है, तब क्या होगा? तो इन समस्याओं के समाधान के लिए वक्फ एक्ट में 2 बार अमेंडमेंट किए गए यानी बदलाव किए गए, एक 1995 में यानी 1995 में और एक 2013 में। इन बदलावों के बाद में हमें देखने को मिला कि अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अगर कब्जा कर लिया है या फिर आपने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो आप किसी स्टेट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको अपनी संपत्ति होने का प्रमाण सेक्शन 40 के तहत, जो वक्फ बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट हुआ उसमें जो सेक्शन 40 था उसके तहत आपको यह प्रमाण ट्रिब्यूनल कोर्ट को बताना होगा जो वक्फ के लिए काम करता है। ट्रिब्यूनल कोर्ट वो कोर्ट है जो वक्फ की ही प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ता है और जो जज पैनल होता है उसमें 5 मेंबर होते हैं जो कि सारे मुस्लिम होते हैं। एमएलए, आईपीएस, आईएएस, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड नॉमिनी, बार काउंसलर और चेयरपर्सन। ये जो 5 मेंबर्स हैं ये सारे एक ही कम्युनिटी के यानी ही मुस्लिम्स होते हैं। भारत में सेंट्रल में एक वक्फ काउंसिल है और राज्यों में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की निगरानी रखते हैं। अगर हम देखें कि देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है यानी कि किस सरकारी संस्थान के पास में है, तो हमें देखने को मिलेगा कि आर्मी के पास में सबसे ज़्यादा ज़मीन है जो है 18 लाख एकड़। फिर रेलवे के पास में 12 लाख एकड़ की ज़मीन है और उसके बाद में आती है वक्फ बोर्ड जिसके पास में 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। यहीं वक्फ के पास 2009 में 4 लाख एकड़ ज़मीन थी। याद रखिएगा 2009 में 4 लाख एकड़ ज़मीन थी जो 2013 में अमेंडमेंट के बाद में 2 गुना हो गई यानी कि 8 लाख एकड़ हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो सोचने वाली बात है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर भी अपना हक जताया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया था। पर क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक मज़ार है, इसीलिए इसे फ्राइडे को टूरिस्ट के लिए नहीं खोला जाता। ये सिर्फ वक्फ के जो लोग होते हैं यानी मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए खोला जाता है नमाज अदा करने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह भारत में ही है या दूसरे देशों में भी वक्फ एक्ट जैसा कोई कानून है? तो नहीं, ऐसा कोई कानून किसी मुस्लिम कंट्री में या किसी दूसरी सेक्युलर कंट्री में नहीं है।
तो जब किसी कंट्री में नहीं है तो इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री में जहां पर हम सभी को बराबर का दर्जा दे रहे हैं, वहां पर क्या हमें इस कानून की, इस वक्फ बोर्ड की या वक्फ काउंसिल की ज़रूरत है? चलिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप भी एक वक्फ करिए, उस लाल बटन को दबाकर ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।